Hello guys, welcome to my channel The Bold Medicine. Myself Akshay Patel. I am a student of the third professional BMS and I have researched all these aspects of the coronavirus. So let's start presentation. And मैंने ये सब पूरी इजीली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 के एपिडेमिकोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के लेक्चर में आपका स्वागत है. इस सेशन में हम देखेंगे कि कोविड-19 का ओरिजिन कहाँ से हुआ और पूरे वर्ल्ड में वो कैसे स्प्रेड हुआ और हमारे बॉडी में कैसे वो नेगेटिव इफेक्ट करता है और हमारे पूरे मल्टीपल सिस्टम का जो फेलियर करता है वो हम इस पार्ट में देखेंगे. और इस वीडियो का मेन जो क्रीम पार्ट है वो पैथोफिजियोलॉजी है, जो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा. और चलिए शुरू करते हैं. तो पहले कोविड-19 2019 में डिटेक्ट किया था और उसका इस वायरस का सेम जेनेटिकली मटेरियल 2002 में सार्स नाम के डिसीज़ में वो देखा गया था. तो सार्स का नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम वो 2002 में देखा गया था. और उसका हम बात करें तो उसका ओरिजिन हुआ था नेचुरल एनिमल रिजर्व. जो सब इन्फेक्शियस डिसीज का नेचुरल एनिमल रिजर्व होता है वो था बेट. सार्स में वो था बेट और बेट म्यूटेट होने के बाद वो आगे ट्रांसमिट हुआ सीवेट में. और सीवेट था इंटरमीडिएट और सीवेट है, उसमें से ट्रांसमिशन हुआ ह्यूमन को, जो वेरी प्रोन होते हैं जैसे वायरोएनेटिस और वायरोफेरेंजाइटिस, जिसकी इम्यूनिटी डाउन होती है उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, ऐसा माना गया है. और फिर एक दशक के बाद आफ्टर 1 डिकेड मर्स नामक एक डिसीज़ आया. उसका भी सेम जेनेटिकल मटेरियल था, वो दोनों सार्स और कोविड-19 के रिलेटेड में. और मर्स का मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम, उसका भी नेचुरल रिजर्वर बेट ही था और बेट में से कैमल और कैमल में से ह्यूमन. तो 2019 में फिर लास्टली हमने देखा कि लास्ट में 2019 में आया कोविड-19 और अभी भी चल रहा है वो. तो उसका भी जो उसका दूसरा नाम था वो सार्स कोविड कोरोना वायरस 2, क्योंकि आपको पता है जेनेटिकली सेम वो देख सकते हैं आप. और आगे मैं बात करूँ तो कोविड-19 का भी सेम नेचुरल रिजर्व और बेट, उसमें से आया पेंगोलिन जो एक जिसकी सरफेस स्केली होती है, जो जिसकी तरह से स्केली होने की वजह से वो पूरे एनवायरनमेंट में वो वायरस की स्प्रेडेबिलिटी बढ़ा देता है. तो इंटरमीडिएट होस्ट था पेंगोलिन और पेंगोलिन के बाद आया ह्यूमन में. तो उसको कोविड-19 को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वो द रिवेंज ऑफ पेंगोलिन. और ये सब बात हुई कि कोविड-19 कैसे पैदा हुआ और कैसे ओरिजिन के बाद वो कैसे स्प्रेड हुआ. बट कोविड-19 के बारे में ऐसी रिसर्च अभी लेटेस्ट अपडेट में आई है कि कोविड-19 का 96% उसका जो स्प्रेड हुआ वो बेट में से हुआ और बेट में से फिर ह्यूमन में सीधा. और बाद में दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि जो बेट में से इंटरमीडिएट होस्ट था वो इंटरमीडिएट होस्ट का में से ह्यूमन में. और जो ये जो दूसरा जो मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटी, उसमें ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि बेट का जीनोम और इंटरमीडिएट होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों में होमोलोगस प्रोसेस हुई. और दोनों में से दोनों के जेनेटिकल मटेरियल मिक्स होके और उसका ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ. और उसको बोलते हैं कि ये एक दूसरी प्रकार की पॉसिबिलिटी है जो ट्रांसमिट होके ह्यूमन में आई. और दूसरी ये भी बात है पोटेंशियली हम देख सकते हैं कि ये सब बात हो रही है कि वुहान की लैब में से ये वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला है. तो ये सब बातें हैं ये जो हम देख सकते हैं. बट आगे बढ़ते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 डिसीज़ की केस फैटेलिटी रेट कंपेरिजन टू सार्स एंड मर्स. तो सबसे पहले केस फैटेलिटी रेट हम कैसे मेजर करते हैं, तो कि नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस. यानी कि सार्स की जो केस फैटेलिटी रेट थी वो थी 10% और मर्स की थी 3%. और
आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की थी 6.8%। ये नोटिस करने वाली बात है कि 6.8% इतनी कम क्यों? तो सबसे पहले वो डिवाइडेड पोर्शन है जो आप देख सकते हैं, वो 20 लाख वाला वो था। वो जो डिजिट है वो थे एसिम्टोमेटिक पेशेंट, क्योंकि आप सबको पता है कि कोविड-19 का जो सिम्टोमेटिक से सिम्टोमेटिक भी पेशेंट मिलते हैं और असिम्टोमेटिक भी पेशेंट मिलते हैं, जो कि असिम्टोमेटिक और नंबर ऑफ केसेस एक्टिव केसेस ज़्यादा है, इसलिए डेथ उसके कंपेयर में थोड़ी कम है, बट एसिम्टोमेटिक और नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है। तो ये 6.8% केस फैटेलिटी रेट में कोविड-19 में देखा गया, जो कि वो थोड़ा लेस था। तो ये थी कोविड-19 की एपिडेमियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी की बात, कैसे फैला और केस फैटेलिटी रेट। आगे बढ़ते हैं कि उसका एपिसेंटर और स्प्रेडेबिलिटी और स्प्रेड। चाइना, आपको सबको पता है कि क्या उसने जन्म दिया पूरे देश को कोरोना वायरस के नाम पे, और दिसंबर 31 में ये कोरोना वायरस का फर्स्ट केसेस रजिस्टर हुआ यूबेई प्रांत में। और आगे बढ़ा और जनवरी 24 को लॉकडाउन किया गया। और चाइना में लॉकडाउन के दौरान सब फार्मेसी के अलावा, यानी कि मेडिकल सर्विस के अलावा सबको होम क्वारंटाइन किया गया। स्कूल, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं कि सबको बंद कर दिया गया, और 15 सिटी और 57 मिलियन लोग उसका अफेक्टेड हुए थे इसलिए। और ये सब लॉकडाउन की वजह से आप देखते हैं कि 5 फेब को केस फॉल डाउन होने लगे। और ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, फिर वो डाउन होने लगा। और क्योंकि बिकॉज ज़्यादा हॉस्पिटल और ज़्यादा कैपेबिलिटी थी उसकी, चाइना की, और वेल डिज़ाइन पीपीई किट उसने तैयार की, और नर्स और डॉक्टर को अच्छी फ्लाइट में और एक सिटी से दूसरे सिटी में अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा से लेस किया गया, और सबको अच्छी सुविधा दी गई। और उसके वजह से मार्च में आप देख सकते हैं कि दिसंबर 31 और ऑन मार्च इकोनॉमी इतने कम समय में उसने इकोनॉमी नॉर्मल कर दी, यानी कि सब उसका जो जनजीवन था वो पटरी पे आने लगा, और सब लॉकडाउन वो थोड़ा थोड़ा लाइट होने लगा। और अब अभी हम बात करते हैं कि साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में आप देख सकते हैं कि उससे हम सीख लेनी चाहिए कि 15,000 टेस्ट पर डे उसने मास टेस्टिंग के द्वारा किया गया। यानी कि जो कार थी, वो सड़क पे जो कोई भी व्हीकल आता है तो उसमें 5 या 6 लोग होते हैं, तो उसका मास टेस्टिंग चालू किया उसने। और 3,17,000 लोगों का उसने टेस्टिंग किया। 51 मिलियन में से 3,17,000 लोगों का उसने टेस्ट किया। और यानी कि ये होता है 162 लोगों में से उसने एक का टेस्ट वो कर दिया था। उसने इतनी फास्ट और स्ट्रेटेजिकली उसने काम किया। और फिर आता है हमारे ट्रम्प फैक्टर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया में सबसे ज़्यादा केस उसके थे, और आपको सबको पता है कि वो उसका क्या ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ अभी तक। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं कि ऑन मार्च 20 को 1,35,000 टेस्ट किए गए, और जो 15 गुना कम थे साउथ कोरिया से। और जो 1,35,000 टेस्ट है उसमें प्राइवेट लैब की टेस्टिंग इंक्लूड नहीं की गई है। और फिर प्रेशर आया वैश्विक, और उसने किया लाइट लॉकडाउन इम्पोज। तो लाइट लॉकडाउन इम्पोज का कोई भी अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ा उसमें अमेरिका में। और पीपीई किट घटने लगे, वेंटिलेटर घटने लगे, आईसीयू बेड घटने लगे, फिलअप आईसीयू बेड ज़्यादा फास्टली फिल होने लगे। और इसलिए क्योंकि लॉकडाउन लाइट था, और मोर्टालिटी रेट भी बढ़ता गया, और मरने वाला डेथ भी बढ़ते गए, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ते गए। और उसके बाद उसने कंप्लीट लॉकडाउन इम्पोज किया। तो ये सब था कोरोना वायरस, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका का स्प्रेडनेस, और उस देश में क्या हाल था वो आपने देखा। अब देखते हैं कि कोरोना वायरस है तो एक
इन्फेक्शियस पर्सन में से दूसरे इन्फेक्शियस पर्सन में कितने टाइम में फैलता है और कितने कैपेबिलिटी से फैलता है। तो आप देख सकते हैं कि आर नोट है, तो आर नोट आप देख सकते हैं कि आर नोट में तो आर नोट में रिप्रोडक्टिव आर नोट माने कि रिप्रोडक्टिव रेशियो और डिग्री ऑफ स्प्रेडेबिलिटी यानी कि हाउ मेनी कैन वन परफेक्ट इन्फेक्ट, यानी कि एक जो एक जो इन्फेक्शन पर्सन है वो कितने लोगों को फैला सकता है। यानी कि आर आर डॉट था उसका 2 से 3, यानी कि 3 लग सकते हैं कि एक पर्सन 3 लोगों को फैला सकता है और वो 3 दूसरे 3 लोगों को फैला सकते हैं। और बाद में होता है 1 3 9 27। तो इस प्रकार से हम ले सकते हैं। और इसके कंपैरिजन में इन्फ्लुएंजा का जो आर नोट था वो 1 था, यानी कि एक आदमी एक ही पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये आपने देखा, एक आदमी एक को इन्फेक्ट करता है, वो भी एक को इन्फेक्ट करता है। तो इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं कि उसका ग्रोथ था वो एक्सपोनेंशियल रहा। R0 आर नोट ग्रेटर देन 1 वो था कोरोना वायरस के, और आर नोट इज इक्वल टू 1 वो फ्लैट था, वो था इन्फ्लुएंजा का। तो आगे देखते हैं कि सीरीज इंटरवल नाम का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है। तो सीरीज इंटरवल मानो कि टाइम इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है, यानी कि उसने एक 3 पर्सन को इन्फेक्ट किया, आपको कितने टाइम में किया वो था सीरीज इंटरवल, वो है आपका सीरीज इंटरवल। उसमें इसमें कोरोना वायरस में है 4 से 7 और उसमें 3। तो हम कोरोना वायरस को बता सकते हैं कि X1 पेशेंट था, वो आपका सामने उदाहरण एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं कि X1 पेशेंट है और उसको सिम्टम स्टार्ट होते हैं 0 दिन में और 14 डेज में वो सिम्टम स्टॉप हो जाते हैं। और वो X1 पेशेंट X2 पेशेंट को इन्फेक्ट करता है और X2 पेशेंट को वो सिम्टम X1 पेशेंट के तीसरे दिन वो सब माने कि सिम्टम स्टार्ट होता है, यानी कि X1 पेशेंट X2 पेशेंट को उसके तीसरे दिन इन्फेक्ट करता है, यानी कि सिम्टम उसको स्टार्ट होता है और 40 डेज में स्टॉप हो जाता है। तो इसका सीरीज इंटरवल हुआ 3, यानी कि जितना सीरीज इंटरवल कम होगा उतना उसकी सिविलिटी बढ़ जाएगी। अब ये तो आप सोच सकते हैं कि ये मैथ्स ही है। और कोविड-19 में सीरीज इंटरवल बढ़ा तो उसके सामने आर नॉट भी बढ़ा, रिप्रोडक्टिव रेशियो भी बढ़ा, क्योंकि वो तो सेम ही है, क्योंकि जब समय घट जाता है दोनों टाइम में कि कितने ये कोविड-19 में तो सब कम समय में ये स्प्रेडेबिलिटी बढ़ता है, इन्फेक्शन होता है, तो सामने आर नॉट भी बढ़ता है। और इन्फ्लुएंजा में वो रिवर्स था। तो आगे बात सब कहते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि सीरीज इंटरवल वो 1/, सीवियरिटी ऑफ वायरस, यानी कि सीरीज इंटरवल जितना बढ़ेगा सीवियरिटी ऑफ वायरस उतना कम होगा, और सीरीज इंटरवल जितना कम होगा उसका सीवियरिटी ऑफ वायरस उतना ज़्यादा होगा। वो मैंने आपको बताया। तो फिर आगे देखते हैं कि इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मिस्टर कोरोना इन प्रेगनेंसी, इट इज़ नॉट एट अ हाई रिस्क बिकॉज इंटरव्यूटेरियन डेथ ट्रांसमिशन नॉट डिटेक्टेड इन ब्रेस्ट मिल्क। ये सब आईओडी नहीं होता उसमें क्योंकि ट्रांसमिशन नहीं होता और ब्रेस्ट मिल्क में भी वो डिटेक्ट नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 80% ग्रेटर देन 80% लोग एसिम्टोमेटिक है और गिव्स माइल्ड सिम्टम अथवा माइल्ड सिम्टम देखने को मिलते हैं ग्रेटर देन 80%। और इन्फेक्शन सर्वाइवल को हम आगे देखते हैं कि इन्फेक्शन सर्वाइवल थोड़ा मैं स्पीड में बताता हूँ, क्योंकि वो सब मैंने आपको आगे बता दिया था और ये सब सिर्फ जनरल माहिती है कि तो इसलिए मैं थोड़ा आपको स्पीड में बता रहा हूँ। ये इन्फेक्शन सर्वाइवल का जो टॉपिक है उसमें जो मेनली वो फैलता है तो कि वो एयरबोन है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है और कफ और स्नीजिंग से, और एयर में तो वो 3 घंटे तक सर्वाइवल करता है, तो इससे वो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन होता है। और फिर आपको बताता हूँ कि 8 हॉर्स एल्युमिनियम बोर्ड पे, एल्युमिनियम में जो आपको कहे तो 8 हॉर्स रहते हैं। कार्डबोर्ड है तो उसमें 1 दिन, फिर प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील में 3 दिन, और ग्लास है और
वुड है उसमें 5 डेज में सर्वाइवल टाइम उसका रहता है। अब आपको बताते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी जो है इस वीडियो का मेन क्रीम पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि वो कोरोना वायरस का जो मेन इन्फेक्शन है वो किन किन प्रकार से हमारे बॉडी में लग सकता है। तो सबसे पहले फीकल और ओरल रोड, मानो कि कोई पब्लिक टॉयलेट में कोई यूज़ करता है तो उससे उसके सरफेस पे जो वायरस है वो सर्वाइव कर सकता है, और दूसरे लोग जो वहाँ पे फिर जाते हैं बाद में तो उसको भी फीकल रूट से फीकल ओरल रूट से वो इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, यानी कि 3 से 6 फीट के अंतर से जो स्नीज और कॉफ जो ड्रॉपलेट निकलता है तो उसमें से वो इन्फेक्ट कर सकता है, और ये सरफेस पे भी रहता है। तो आगे ये वायरस है लाल कलर का, रेड कलर का, और ये फिर सीधा इफेक्ट करता है एल्वियोलाई पर। एल्वियोलाई ऊपर सीधा इन्फेक्ट करके वो आता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एल्वियोलाई है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो ब्लैक कलर का सेल देख रहे हैं वो है टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स, यानी कि टाइप 1 एल्वियोलाई सेल्स वो 4 गैस एक्सचेंज का काम करता है कि O2 अंदर CO2 बाहर, वो काम टाइप 1 सेल करता है। और जो ग्रीन कलर का आपके सामने है वो है टाइप 2 सेल्स, यानी कि वो सर्फेक्टेंट का काम करता है। सर्फेक्टेंट सीक्रेट करके वो सरफेस टेंशन है वो घटाता है, इसलिए जो कोलैप्सिंग प्रेशर होता है, जो सरफेस टेंशन बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि वो तो आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू टेंशन अपॉन रेडियस, यानी कि टेंशन बढ़ेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो कोलैप्सिंग प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए ये जो पूरे एल्वियोलाई है वो कंप्रेस होने लगेगी, इसलिए टाइप 2 सेल्स उसको रिड्यूस करता है। और ये थी पैथोफिजियोलॉजी की जनरल माहिती। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कोरोना वायरस टाइप 2 सेल में अटैक करके कैसे पूरे बॉडी में मल्टीपल फेरियल करता है। तो सबसे पहले ये जो वायरस है उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसके जो साइड में जो स्पाइक है उसको बोलते हैं ए स्पाइक, और एम प्रोटीन होते हैं, और स्पाइक प्रोटीन होते हैं, एनवेलोप प्रोटीन होते हैं, और 2 अलग प्रकार के प्रोटीन भी होते हैं, हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज प्रोटीन वो भी होते हैं। और जो बीच में जो पर्पल कलर का आपको दिखा रहा है, ब्लू कलर का दिखा रहा है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और ये टाइप 2 सेल पे पहले अटैक करता है, ये आपको बता देता हूँ। यहाँ से वायरस अंदर आया और टाइप 2 सेल पे ये अटैक करता है। ये है मैक्रोफेज, ये ब्लू वाला मैक्रोफेज है। सबसे पहले वो टाइप 2 सेल्स में अटैक करता है, और टाइप 2 सेल्स में के बाहर एंजियोटेंसिन एंजाइम 2 रिसेप्टर होता है, जो टाइप 2 सेल्स में के ऊपर रहता है। वो पूरे वायरस को एनवेलप करता है और उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी कि वायरस को अंदर की साइड में एनवेलप करता है। तो उसका एनगोल्फमेंट हुआ, और उसमें जो वायरस का जो अभी वो वायरस टाइप 2 सेल्स में अंदर आ गया है। तो ये ग्रीन कलर का वायरस है, आप देख सकते हैं उसमें अंदर आ गया, और जो उसमें अंदर आने के बाद वो रिलीज हुआ, उसका mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिलीज हुआ। और अभी ये मज़ेदार बात है कि ये जो mRNA है वो mRNA जो होस्ट सेल है, यानी कि टाइप 2 सेल्स उसका ही रिबोसोम यूज़ करके पावलिक प्रोटीन बनाता है। आप देख सकते हैं कि ये पावलिक प्रोटीन है, ये पिंक, ग्रीन, ऑरेंज और येलो और ब्लू के पावलिक प्रोटीन बनाता है। और ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स के वो जो एंजाइम है उसका उपयोग करके वो रिबोसोम नंबर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है। तो अभी ये देखने लायक चीज़ है कि यहाँ एक प्रोसेस होती है कि ये जो पावलिक प्रोटीन है और जो आरएनए बना, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से, और ये जो पावलिक प्रोटीन बना
उसका कॉम्बिनेशन बनके पावलिक प्रोटीन और एमआरएनए का कॉम्बिनेशन, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का कॉम्बिनेशन बनके वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जो पूरे वायरस में होते हैं, माने कि न्यूक्लियोकैप्सिड, स्पेसिफिक एंजाइम एंड स्पाइक प्रोटीन। ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्पाइक है, न्यूक्लियोकैप्सिड है और स्पेसिफिक एंजाइम है, और वायरस और पावलिक प्रोटीन की मदद से और प्रोटीनेस की मदद से वो पूरे वायरस का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये है वायरस का स्ट्रक्चर जो सेम था इस वायरस से। और एमआरएनए भी आ गया, स्पाइक प्रोटीन भी आ गया, न्यूक्लियोकैप्सिड भी आ गया, जो अंदर आपको लाइट ब्लू कलर में आपको देख रहा है वो है न्यूक्लियोकैप्सिड। वो स्पाइक प्रोटीन है, एम प्रोटीन, एम स्पाइक, ई प्रोटीन, एनवेलोप प्रोटीन, वो सब है। और अंदर एमआरएनए, वो इसका मतलब है वो नंबर ऑफ वायरस का स्ट्रक्चर बनाने लगा वो सेल के अंदर, और सेल को डैमेज करने लगा, टाइप 2 सेल को डैमेज करने लगा। और टाइप 2 सेल को डैमेज करने के बाद उसका ये वायरस के, ये मैंने मेंशन नहीं किया है, पर इस वायरस के फरते एक फैट का लेयर एनवेलोप होता है, और फैट का लेयर एनवेलोप होने के बाद यहाँ से इस ग्रीन लाइन से वो फैट का लेयर अटैच होता है और फिर वो बाहर की तरफ आता है। तो ये सेल डैमेज करता है। तो नीचे आप देख सकते हैं, और ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसमें सेल डैमेज किया है उसने, पूरे वायरस को उसने जनरेट किया और नंबर ऑफ वायरस को उसने पैदा किया। तो यहाँ पे सेल डैमेज हुआ और उसने इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, टाइप 2 सेल्स ने इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स छोड़ा, इंटरलोकिन्स हम बोलते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन बीटा, उसने इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स उसने सीक्रेट किया। और वो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स ने यहाँ मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज को रिस्पॉन्स किया, और मैक्रोफेज ने इंटरलोकिन्स 1, इंटरलोकिन 6 और टीएनएफ अल्फा, ये सब इंफ्लेमेटरी और इम्यून सिस्टम में वो भाग बजाते हैं। और ये जो सब इंटरलोकिन 1, 6 और टीएनएफ अल्फा, ये सब साइटोकाइनिन्स है और इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स में वो भाग लेते हैं। और डिफेंस सिस्टम में ये सब मैक्रोफेज और जो न्यूट्रोफिल्स, ये जो बड़े बड़े सेल्स है उसमें उसके द्वारा वो सीक्रेट होते हैं, यानी कि एक सिग्नलिंग प्रोटीन के तरह पे काम करता है। तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरलोकिन 1, 6 और टीएनएफ अल्फा है वो एल्वेओलाई की वॉल को क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में एंटर करता है, और ब्लड वेसल्स में एंटर करके बाद जो ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स है उसको प्रोटीन, ये सब साइटोकाइनिन्स है, वो उसको डायरेक्टेशन करता है और उसकी परमिबिलिटी बढ़ाता है। इसलिए जो ब्लड वेसल्स में आने के बाद ये जो मैक्रोफेज के द्वारा जो एक सिग्नल दिया गया, ये सब सीक्रेट करके कि हमारे बॉडी में कुछ नेगेटिव चीज़ आ गई है और फॉरेन बॉडी आ गई है और सेल का डैमेज किया है उसने, तो वो सब ब्लड वेसल्स में आया और एंडोथेलियल सेल्स को डायरेक्ट किया और उसको परमिबिलिटी बढ़ाते गए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैक्रोफेज सीक्रेट इंटरलोकिन्स, ग्रुप ऑफ साइटोकाइनिन्स, वो उसको बोलते थे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है और सीक्रेटेड प्रोटीन है वो। तो ये अभी तक की कहानी क्या कि वो इंटरलोकिन 1, 6 और टीएनएफ अल्फा ब्लड वेसल्स में आए और उसने एंडोथेलियल सेल्स और वेसल की परमिबिलिटी बढ़ाई। ये मज़ेदार बात आ गई। और उसकी परमिबिलिटी बढ़ने के बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका वासोडाइलेशन हुआ और उसकी कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ गई। इसलिए ये जो सारा अंदर का जो ब्लड है वो वेसल्स से बाहर आने लगा और टिल वो एल्वेओलाई में भी इंटर करने लगा। तो आप देख सकते हैं कि उसमें परमिबिलिटी बढ़ने के बाद क्या क्या हुआ, और एल्वेओलाई में भी वो जाने लगा। और आप देख सकते हैं कि ऑल फ्लूइड एक्यूमुलेशन आउटसाइड द एल्वेओलाई, एक तो एल्वेओलाई की बॉर्डर है जो ऑरेंज कलर की, उसके बाहर भी वो ब्लड एक्यूमुलेट होने लगा। और ट्राई टू कंप्रेस द एल्वेओलाई, सम पार्ट गोज इनसाइड द एल्वेओलाई, यानी कि सम पार्ट जो ब्लड का जो
पार्ट है वो एल्यूलर के बाहर भी थोड़ा इंटरस्टिशियल स्पेस में भी आ गया और उसके अंदर भी आने लगा। तो उससे क्या हुआ तो कि एल्यूलर एडीमा जनरेट हुआ और सर्फेक्टेंट ड्राउन आउट हुआ, यानी कि सर्फेक्टेंट घट गया, इसलिए सरफेस टेंशन बढ़ गया, इसलिए क्योंकि सर्फेक्टेंट घट गया तो सरफेस को टेंशन जो होता है वो बढ़ जाने लगा। और अब मैंने कहा था कि उसका प्रेशर भी बढ़ने लगा। फिर P इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस। तो फिर क्या होता है कि सब पार्ट ब्लड अंदर एल्यूलर के अंदर आने लगा और सरफेस टेंशन बढ़ने लगा। और सरफेस टेंशन बढ़ने के बाद, क्योंकि वो सरफेक्टेंट तो है ही नहीं एल्यूलर में, क्योंकि सेल डैमेज हो गया है टाइप 2 सेल्स का, इसलिए सरफेक्टेंट है नहीं, इसलिए सरफेस टेंशन बढ़ने लगा और पूरा जो कहते हैं कि प्रेशर भी बढ़ने लगा। और कोलैप्सिक प्रेशर है, जो मैंने आपको बताया था कोलैप्सिक प्रेशर है, इसलिए वो बढ़ने लगा और वो एल्यूलर कोलैप्स में रिजल्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बार मैंने आपको देखा है कि उसके बाहर मैंने आपको बताया ना, वो ब्लड कलेक्ट होता गया उसके बाहर और फिर अंदर, तो ये कोलैप्स होने लगा और ये फिर ऐसा हो गया। तो फ्लूइड एक्युमुलेशन, इम्पेयर्ड मेम्ब्रेन, डिक्रीज गैस एक्सचेंज, उसको गैस एक्सचेंज भी घटने लगा क्योंकि प्रेशर बढ़ने लगा, कोलैप्स हो गया तो गैस अंदर आएगा नहीं, और गैस अंदर नहीं आएगा तो ब्लड वेसल में भी O2 इनहेल नहीं होगा तो ब्लड वेसल में O2 की कमी होगी और उसको कहते हैं हम हाइपोक्सिया। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना, उसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिया। तो आगे के वीडियो में बताऊंगा मैं कि और क्या क्या कोरोना वायरस में भी अभी क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन ये हुआ है। वो एसिडोसिस और कोएगुलेशन वो भी होता है। पर मैं सबसे पहले मैं आपको मेन जो उसके सिम्टम है वो आपको बताना चाहूँगा कि वो कैसे जनरेट हुआ है। तो हाइपोक्सिया में आपको बताया कि सरफेस टेंशन बढ़ने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, इसलिए कोलैप्स होने लगा और एल्यूलर कोलैप्स होने की वजह से वो जो गैस होता है वो O2 इनहेल नहीं हो सका और CO2 बाहर नहीं जा सका, इसलिए O2 घटने लगा, CO2 बढ़ने लगा। O2 घटने लगा इसलिए हमको बोलते हैं हाइपोक्सिया। इसलिए पर O2 घटने की वजह से पर्सन जो होता है, पेशेंट, वो इनहेल ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एल्यूलर के अंदर इनहेल एंटर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड ट्राई करता है। और जो पूरा चौक हो गया है, एडीमा हो गया है, पूरा ब्लड अंदर आ गया है, तो उसको पेशेंट ट्राई करता है कि वो निकाले और इनहेल करे। तो इसलिए वर्क ऑफ ब्रीदिंग यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगी, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। डेट्स वाई, क्योंकि उसको ये इनहेल ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता है। तो ये बात इंटरेस्टिंग है। और आगे देखते हैं कि फिर ये आगे बात हुई कि इंटरलोकिस 1, इंटरलोकिस 6 और TNF अल्फा ब्लड वेसल्स में आए और ये सब कंप्रेशन हुआ और ये सब हुआ। और फिर ये जो न्यूट्रोफिल्स है वो ब्लड में है और ब्लड में से वो एल्यूलर के अंदर चले जाते हैं और उसकी वजह से, और फिर ये सब डिजेस्टर होने की वजह से वो न्यूट्रोफिल्स रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, आप देख सकते हैं ROS, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और प्रोटीएसिस सीक्रेट करता है। और ये जो दोनों कंपोनेंट है वो टाइप 1 सेल्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एक ऐसा कंपोनेंट है जो उसका इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरा हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है और पूरे फोर्स से वो किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और प्रोटीनेसिस जो न्यूट्रोफिल्स ने सीक्रेट किए वो टाइप 1 जो ब्लैक सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और प्रोटीएसिस डिस्ट्रॉय टाइप 1 एंड टाइप 2 सेल्स, टाइप 2 सेल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करता है। और फिर उसका रिजल्ट क्या आता है तो क्या आप देख सकते हैं कि
टाइप 1 सेल्स का क्या मेन वर्क था, तो कि रिड्यूस गैस एक्सचेंज का वर्क था। तो टाइप 1 सेल्स और टाइप 2 सेल्स तो डिस्ट्रॉय गए, तो अभी क्या दोनों गैस एक्सचेंज का प्रोसेस और इंक्रीज सरफेस टेंशन, गैस एक्सचेंज घटने लगा और सरफेस टेंशन बढ़ने लगा, क्योंकि सरफेक्टेंट ड्राउन आउट हो गया सब। इसलिए क्या हुआ, क्योंकि पूरे सरफेस टेंशन बढ़ने लगा, इसलिए स्लोविंग अप ऑल इन द सेंटर ऑफ द एरिया, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, प्रोटीन डिपोजिशन, टाइप 1 टाइप 2 सेल्स, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या है, तो कि ये सारा ये जो हम कह सकते हैं कि सारा मटेरियल एक चौक हो गया और एरिया के सेंटर में वो कलेक्ट हो गया। मैक्रोफेज है, ये टाइप 1 टाइप 2 सेल्स है, ये न्यूट्रोफिल्स है, ये सब चौक हो गए, स्लोपिंग अप होके सेंटर ऑफ एरिया में वो कलेक्ट हो गया। और जो फ्लूइड एंड मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स मैंने आपको बताया वो सब इसकी वजह से कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि आप देख सकते हैं कि यह सब चौक हो गया और उसकी वजह से गैस एक्सचेंज अल्टर हुआ। और फिर भी और दूसरा कारण हाइपोक्सेमा का दूसरा कारण ये कंसोलिडेशन, ये सब उसकी वजह से हुआ। और कफ, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कफ कंसोलिडेशन की वजह से हुआ, पर कफ एक तरह से ऐसा हुआ था कि एवलुला की जो ये ऊपर की सरफेस है उसके बाहर वेगस नर्व का रिसेप्टर है, और वेगस नर्व का रिसेप्टर जो टाइप 2 सेल का डैमेज हुआ था उसमें से वो जो इंटरलोकिस 1 और इंटरलोकिस 6 और ब्रैडीकाइनेस और प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह वगैरह जो सिग्नल प्रोटीन निकलता है, वो सिग्नल प्रोटीन रिसेप्टर को, यहाँ रिसेप्टर होता है उसको अफेक्ट करता है और उसको इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और वो कफ, ड्राई कफ और वो वेगस नर्व के द्वारा वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती है, और हाइपोथैलेमस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से वो जो कफ रिफ्लेक्स वो आता है, इसलिए कफ रिफ्लेक्स ऐसे हुआ था, ये मैंने लिखा है, बट उसका कारण ये है। और फिर दूसरी पैथोलॉजी देखते हैं हम, तो ये आपको बताया मैक्रोफेज में से इंटरलोकिन 1/6 पूरी कहानी मैंने रिपीट हुई है, वो ब्लड वेसल्स में आई और ब्लड वेसल्स में से आई और फिर हो गई ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास TNF अल्फा का कॉन्सेंट्रेशन आयल इंटरलोकिन 1 और 6 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, और ब्रेन में हाइपोथैलेमस को उसने इरिटेट किया और उसमें सीक्रेट हुआ प्रोस्टाग्लैंडिस। प्रोस्टाग्लैंडिस आपको पता है कि बॉडी टेम्परेचर उसको बढ़ाता है, इसलिए हुआ फीवर। तो ये था फीवर की पैथोलॉजी। तो ये मैंने आपको बताया, और फिर आगे देखते हैं और भी मज़ेदार बातें। तो ये सेम वस्तु इंटरलोकिन 1 इसमें आए और सब सिस्टम को उसने अफेक्ट किया, और सिस्टमिक इंफ्लेमेटिक रिस्पॉन्स सिंड्रोम हुआ, उसको बोलते हैं शॉक। और ये जो इंटरलोकिन 1/6 पूरे ब्लड वेसल्स में आए, और ब्लड वेसल्स में से पूरे बॉडी में ये जो ट्रांसमिट होने लगे, तो पूरे बॉडी में ट्रांसफर होने के बाद वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एंटर हुए, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाने के बाद उसने वहाँ भी आपको पता है कि एंडोथेलियल सेल्स से वेसल के उसको डायलेट करना शुरू किया, और उसकी वजह से वाइसोडाइलेशन हुई, और फ्लूइड हो जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड था वो इंटरस्टेनस टिश्यू में आने लगा, यानी कि उसके ब्लड वेसल के बाहर जाने लगा टिश्यू, तो फ्लूइड कन्वर्सन इन द टिश्यू। इसके वजह से क्या हुआ, तो कि ब्लड का वॉल्यूम था वो घटने लगा, इसलिए पेशेंट होने लगा हाइपोटेंसिव। ब्लड का वॉल्यूम घटने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी घटने लगा, और उसका जो प्रोफ्यूजन टू मल्टीपल ऑर्गन, यानी कि जो ऑर्गन्स का जब सब ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचाते हैं वो पैसेज में ब्लड ही कम होने लगा, इसलिए क्या हुआ, रिजल्ट में मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन फेलियर, यानी कि सब ऑर्गन सिस्टम का फेलियर हो गया। और ये अलग अलग सिस्टम के मुताबिक मैंने आपको बताया कि क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन फेलियर हुआ, ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हुआ वैसोडाइलेशन की वजह से, और हाइपोटेंसिव पेशेंट हो गया। और लास्ट में हमारे बॉडी में सब ऑर्गन को सिस्टम का फेलियर करने के बाद किडनी में भी वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। वो है किडनी में सेल डैमेज की वजह से BUN लेवल बढ़ जाता है और क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है। BUN यानी कि ब्लड यूरिन नाइट्रोजन। ये ब्लड यूरिन नाइट्रोजन बढ़ता इसलिए है क्योंकि ब्लड यूरिन नाइट्रोजन फिजियोलॉजिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन
रेड की वजह से हमारे बॉडी में से एक्सक्रीट करता है, बट लेस ब्लड की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी घटने लगा, और ब्लड वॉल्यूम की घटने की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज होने लगा, इसलिए हमारे बॉडी में BUN बढ़ने लगा। और डेफिसिट ब्लड की वजह से BUN हमारे बॉडी में बढ़ने लगा। और आगे देखते हैं क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक मसल का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, और क्रिएटिनिन कॉन्स्टेंटली यूरिन और किडनी से हमारे बॉडी में से बाहर निकलता है, बट लेस ब्लड की वजह से वो भी क्रिएटिनिन हमारे बॉडी में बढ़ने लगता है। और आगे देखते हैं कि हमारे बॉडी में लीवर में ये क्या इफेक्ट करता है, और लीवर का जो डैमेज करके हमारे बॉडी में AST लेवल बढ़ जाता है, ALT लेवल बढ़ जाता है, बिलिरुबिन, एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन एंड इंटरलॉकिन 6। इंटरलॉकिन 6 मैंने आपको बताया क्यों बढ़ जाता है। और ALT का मीनिंग है एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेस, और AST का एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेस। ये दोनों SGOT और SGPT उसका सिनोनिम ही है। SGOT SGPT का ही सिनोनिम है AST और ALT। और कि ये जो लीवर की हेल्थ है, लीवर का डैमेज है, वो जो सजेस्ट करता है, क्योंकि AST यानी कि एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेस वो लीवर और हार्ट्स में देखने को मिलता है, और लीवर का सेल डैमेज होने की वजह से वो बढ़ जाता है, और ये प्रकार से हमें सजेस्ट करता है कि लीवर को डैमेज हुआ है। और ALT यानी कि एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेस, ये हमारे बॉडी में नॉर्मल होता है 7 to 56 यूनिट्स पर लीटर। ये भी कब बढ़ता है, तो हिपेटाइटिस है, लीवर डैमेज है और इन्फेक्शन में ये बढ़ता है, तो इसलिए AST और ALT का मैंने बताया। अभी देखते हैं एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन। तो एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन हमारे बॉडी में तब इंक्रीज और डिक्रीज होता है जब कोई बड़ा इन्फेक्शन होता है और फीवर होता है, और मैक्रोफेज और जो न्यूट्रोफिल्स है, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, वो जो रिस्पॉन्स करता है, मैंने आपको बताया आगे कि टाइप 1 टाइप 2 सेल्स और मैक्रोफेज ने इंटरलोकिन्स की वजह से सब प्रोसेस की। तो एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन कुछ इस तरह ही है कि हमारे बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज साइटोकाइनिन सीक्रेट करता है, तो लिवर उसका रिस्पॉन्ड करता है और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाता है। तो ये है एक्यूट फेज रिएक्टिव प्रोटीन। तो ये था हमारा कोरोना वायरस का एपिडेमियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, और पूरे बॉडी में क्या क्या सिम्टोम देखने को मिलते हैं और किस किस तरह से। और मैंने आपको सब प्रोसेस बताई कि पूरे बॉडी में जो हमारे कोरोना वायरस के जो मेन सिम्टोम है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ड्राई कफ है, और समटाइम प्रोडक्टिव कफ वो भी मिलता है, और फीवर है ये भी, और कोएगुलेशन एक्सेट्रा, जो भी सिम्टम्स है मेन मैंने आपको बताया। और मैं आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें। और लास्ट में तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सब लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।